नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगी। बहुत सारे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हैबिट्स का जो क्वेश्चन है टू बी आर नॉट टू बी का मतलब बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, टू लिव और डाई। कई बार टू लिव और नॉट टू लिव भी देता है, तो वो भी आपको याद रखना है। टू बी और नॉट टू बी, ये जो है हैमलेट के द्वारा बोली गई वन ऑफ द सेवन सॉलिलॉक्यूज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है टू बी और नॉट टू बी में जो है इसमें थ्री मेजर थीम्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखो बैडनेस भी दिखाई गई है, इसमें जो है लाइफ एंड डेथ की भी बात कही गई है, और इसके अलावा जो है इसमें डाउट एंड अनसर्टेनिटी भी दिखाई गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है टू बी आर नॉट टू बी, इस लाइन में फोर मेजर लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखो इसमें जो है मेटाफर भी है, डॉनमी भी है। इसके अलावा जो है इस लाइन में रिपीटेशन भी हो रहा है, और इसके अलावा जो है इसमें एनांटिप्लोसिस भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। एनांटिप्लोसिस एक ऐसा लिटरेरी वर्ड होता है जो इस सेंटेंस के लास्ट में आता है कोई वर्ड, और फिर वही जो है वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस के जो है बिगनिंग में आता है, इसको हम कहते हैं एनांटिप्लोसिस। जैसे टू बी फिर नॉट टू बी, ये देखो फिर से रिपीट हो रहा है, ये है एनांटिप्लोसिस। इसके अलावा देखो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई वन ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज है, इसको 1601 में लिखी जाती है, और इसकी सेटिंग जो है एल्सिनोर इन डेनमार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एल्सिनोर इन डेनमार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है हैमलेट का जो है सोर्स विलियम शेक्सपियर जो है थॉमस कीट के जो है योर हैमलेट से लिए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हैमलेट की जो है ट्रेजिक फ्लॉ कई बार पूछा गया है, इस प्ले की ट्रेजिक फ्लॉ बताइए, तो इसका ट्रेजिक फ्लॉ है नोबल इन एक्शन। कई बार इसको ट्रेजेडी ऑफ डिले या इसको ट्रेजेडी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following sentences has the figure of speech apostrophe? इसमें apostrophe का आपको एग्जाम्पल बताना है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, patriotism, what horror are done in your name। ये जो है एग्जाम्पल है apostrophe का। देखो apostrophe बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें देखो डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है टू द डेड को, टू द एब्सेंट को, टू द पर्सनाफाइड ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे देखो पर्सनाफाइड ऑब्जेक्ट को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा एपोस्ट्रोफी। इसके अलावा देखो मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा मेटाफर। ठीक है, मेटाफर में जो है दो ऑब्जेक्ट को सेम मान लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मेटाफर में जो है मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आपको इस या वॉज मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? और वैसे ये जो लाइन है मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये प्लेटो के द्वारा बोली गई एक स्टेटमेंट है, और इसका मतलब होता है किसी भी आदमी की जो पर्सनालिटी है उसके द्वारा किए गए जो है कार्यों के द्वारा मेजर होती है, और ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। ऑप्शन सी में जो दिया है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ये आसान है पहचानना। देखो इसमें लाइक का यूज हुआ है, और ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा सिमिली। सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कंपैरिजन वर्ड सो लाइक एज का यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सो लाइक एज के यूज से आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन डी देखो, इसमें ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये आपको बताना है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखो ये भी जो है मेटाफर का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल दैट ग्लिटर्स को जो है गोल्ड से जो है कंपेयर किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वैसे ये जो लाइन है, ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लाइन है किसके द्वारा बोला गया है, तो प्रिंस ऑफ मोरक्को के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ओनोमोटोपिया। तो यहाँ पे जो है ओनोमोटोपिया का
एग्ज़ाम्पल होगा बग, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो बग एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट होता है। जब ये ब्लड को सक करता है, तो एक साउंड भी क्रिएट करता है, ठीक है? तो इसलिए कौन-सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें वर्ड का यूज़ किया जाता है और जिसका साउंड जो है सेंस को सजेस्ट करता है। और यहाँ पे जो बग है, वो किसका एग्ज़ाम्पल है? ओनोमोटोपोइया का एग्ज़ाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज टू डू विद। तो रिटर्न टू नेचर ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये संबंधित है रोमांटिक एज से। और ये जो है रिटर्न टू नेचर ये स्लोगन, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये रूसो ने दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये रूसो के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो टाइम पीरियड से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेस्टोरेशन एज कब आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये होता है 1660 से लेके 1700 तक का जो टाइम पीरियड है वो रेस्टोरेशन का है। और ध्यान रखना 1700 से लेके 1798 तक का जो टाइम पीरियड है वो न्यू क्लासिकल एज है। उसके बाद जो है 1798 से लेकर के 1837 तक ये रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है। और 1837 से लेकर के 1901 तक का जो टाइम पीरियड है वो विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से देखो आपके लिए कौन-कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएँगे, वो आप जल्दी से समझिए। देखो नियो क्लासिकल एज जो है, इसको हम स्यूडो क्लासिकल भी कहते हैं। स्यूडो क्लासिकल एज भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है इसको हम 18th सेंचुरी भी कहते हैं। इसके अलावा जो है इसको हम एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न भी कहते हैं। प्रोज ऑफ एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यू क्लासिकल एज को या 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने बोला था? तो ध्यान रखना ये मैथ्यू और नॉर्ड ने स्टेटमेंट दिया है, ये आपको ध्यान में रखना। देखो न्यू क्लासिकल एज दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी को हम कहते हैं ऑगस्टन एज, जिसको हम एज ऑफ होप भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो टाइम पीरियड है वो है 1700 से लेकर के 1745 तक का जो टाइम पीरियड है। सेकेंड हाफ ऑफ द जो 18th सेंचुरी है वो देखो उसको हम कहते हैं एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, या जो है इसको हम ध्यान रखना एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो टाइम पीरियड है वो है 1745 से लेकर 1798 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 1798 से लेके 1837 तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रोमांटिक एज को जो है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। और ये किसने स्टेटमेंट दिया है? तो ध्यान रखना ये जॉर्ज सैलिसबरी ने दिया है, ये आपको याद रखना है। रेस्टोरेशन एज देखो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1660 से लेके 1700 तक है। इसको रेस्टोरेशन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है मोनार्की रेस्टोर होती है 1660 में, ठीक है? 1660 में चार्ल्स सेकंड को फिर से इंग्लैंड का राजा बनाया जाता है। चूंकि मोनार्की रेस्टोर होती है इसलिए हम इसको रेस्टोरेशन एज कहते हैं। देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि 1660 में जब मोनार्की रेस्टोर होती है तो इसी समय जो है, जो थिएटर पर बैन लगा हुआ था उसको विथड्रॉ कर लिया जाता है, यानी जो बैन है उसको हटा लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और थिएटर पर बैन कब लगाया गया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1642 में जो है पूरे इंग्लैंड में थिएटर पर बैन लगा दिया जाता है, जब सिविल वॉर स्टार्ट होता है 1642 में पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखो टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड है 1837 से लेकर के 1901 है। और विक्टोरियन एज के जो है रिप्रेजेंटेटिव जो पोएट है वो ध्यान रखना अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन है। और रिप्रेजेंटेटिव जो नॉवेलिस्ट हैं वो है चार्ल्स डिकेंस, ये भी इम्पोर्टेंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो 1901 के बाद जो है मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये सारे टाइम पीरियड से क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कॉसल ऑफ ऑटरेंटो के ऑथर कौन है? तो ध्यान रखना कॉसल ऑफ ऑटरेंटो की जो ऑथर है वो है हॉरेस वॉलपॉल, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉसल ऑफ ऑटरेंटो एक गॉथिक नॉवेल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है 1764 में लिखी गई एक नॉवेल है, ये आपको ध्यान में रखना है। गॉथिक नॉवेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें टेरर, सुपरनेचुरल एलिमेंट,
ग्रेट सेंस ग्रेट सेंसेशन, वंडर, विचक्राफ्ट, ये सारे जो है ये सारे गॉथिक नॉवेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो है गॉथिक नॉवेल का जो सेटिंग होती है वो मिडीवल पीरियड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है चूज द सबटाइटल ऑफ द पोएम रूथ। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे ऐसे पोएम्स लिखे हैं जिसके सबटाइटल भी हैं और सबटाइटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो उन्हीं में से एक पूछा गया है रूथ। रूथ का सबटाइटल है, ध्यान रखना, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रूथ जो है 1799 में लिखी जाती है पोएम और इसको 1800 लिरिकल बैलेट में इसको पब्लिश कराया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो है एजुकेशन ऑफ नेचर, ये है सबटाइटल द ईयर शी ग्रू इन सन इन सावर का। ये वन ऑफ द लूसी पोएम्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जो है सॉलिट्यूड, ये है लूसी ग्रे। ठीक है, लूसी ग्रे पोएम का सब टाइटल क्या है, सॉलिट्यूड, ये आपको ध्यान में रखना है। लूसी ग्रे जो है ये आपको ध्यान में रखना है। लूसी ग्रे जो है पोएम है ये सेपरेटली 1799 में लिखी जाती है और 1800 में इसको पब्लिश कराया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो माई हार्ट लिव्स अप। माई हार्ट लिव्स अप ये खुद एक सब टाइटल है पोएम द रेनबो का, ये आपको ध्यान में रखना है। रेनबो का, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पोएम 1802 में लिखी जाती है और इसको पब्लिश कराया जाता है 1807 में। रेनबो सिर्फ 9 लाइन्स की पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है देखो कुछ और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है जहाँ से जो है सब टाइटल से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे लीच गैदर। गैदर, ये देखो इसका सब टाइटल है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है एक और पोएम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो है इसका सबटाइटल है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये आपको ध्यान में रखना है। एक पोएम और है साइमन ली। साइमन ली और इसका सबटाइटल है, ध्यान रखना, हंट्समैन। हंट्समैन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो है पोएम्स और उनके सबटाइटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीट फूड ऑन एवॉन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉर, वेयर इज इट लोकेटेड, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ये लोकेटेड है वॉरविक साइड में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो बर्थ प्लेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉन मिल्टन का जो है बर्थ प्लेस है देखो ग्रेट स्ट्रीट चिपसाइड लंदन। और ऐसे ही जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ प्लेस है कॉकरमाउथ कम्बरलैंड लंदन। और इसके अलावा जो है अम, इसके अलावा जो है आपको याद रखना है जॉन गासवर्दी का जो बर्थ प्लेस है वो है किंगस्टन हिल सरे इंग्लैंड। इसके अलावा देखो नेक्स्ट है ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ये बताना है ये विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले से लाइन ली गई है। तो ये ली गई है हैमलेट से। ऑप्शन यहाँ पे देखो सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखो ये आपको ध्यान में रखना है ये जो है वन ऑफ द सेवन सॉलिलॉकीज है हैमलेट की। और इनफैक्ट ये जो है फर्स्ट सॉलिलॉकी होती है हैमलेट की, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रिंस हैमलेट के द्वारा बोली गई लाइन है। और ये देखो किस सिचुएशन में बोली जाती है, ये देखो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से जब एल्सिनोर इन डेनमार्क में आता है तो ये पाता है कि इसके फादर की डेथ हो जाती है और इसकी मदर जो है इसके ही अंकल जो है क्लाडियस से जो है रीमैरिड कर लेती है। और इसके अलावा जो है इसकी पढ़ाई भी इंटरप्ट होती है। तो इसको अचानक से जो है सारा जो है जो चीज़ें हैं वो अपसाइड डाउन दिखने लगती हैं। ये बहुत ही डिप्रेस फील करता है और फिर वो ये कहता है कि जो है संसार की जो चीज़ें हैं वो उसके लिए क्या हो गई हैं, वेरी स्टिल, फ्लैट और अनप्रॉफिटेबल। तो ध्यान रखना ये लाइन जो है प्रिंस हैमलेट के द्वारा बोली गई है प्ले हैमलेट में। और ये जो है फर्स्ट सॉलिलॉकी होती है हैमलेट की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है ये एक्ट 1 सीन 2 की लाइन है। एक्ट 1 और सीन 2 की लाइन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है टू विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये है वेनस एंड एडोनिस। ये देखो 1593 में आता है। ये 6 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओविड के मेटामॉर्फोसिस से इसका सोर्स लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हेनरी बर्थस्ले को जो है ये पोएम डेडिकेट किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेप ऑफ द लुक्रे ये 1594 में आता है और ये 7 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। और इसको भी जो है हेनरी बर्थस्ले को डेडिकेट किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लवर्स कंप्लेंट ये देखो 1609 में आती है। ये 7 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। फोनिक्स एंड द टर्टल ये जो है विलियम शेक्सपियर की प्ले 1601 में आती है
और ये एक एलिगोरिकल पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो एक और इम्पोर्टेंट इसके अलावा देखो विलियम शेक्सपियर का एक और पोएम है, वो भी आपको याद रखना है, पैशनेट पिलग्रिमेज। पैशनेट पिलग्रिमेज, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कब आती है? ये देखो आती है ये पोएम जो है लिखी जाती है 1599 में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएँगे। हू सेट द स्टाइल फॉर द मॉडर्न इंग्लिश प्रोज? तो ये हैं जॉन ड्राइटन, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये भी आपको जानना है कि जॉन ड्राइटन को फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक कहा जाता है। और फर्स्ट क्रिटिक किसको कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को ध्यान रखना। और फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक जॉन ड्राइटन को कहा जाता है। जॉन ड्राइटन एक ऐसे फर्स्ट राइटर थे जिनको ऑफिशियली पोएट लॉरेट भी बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनको 1668 में पोएट लॉरेट बनाया जाता है और ये 1688 तक पोएट लॉरेट बने रहते हैं। इसके अलावा जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में इंग्लैंड के पोएट लॉरेट कौन है, तो ध्यान रखना साइमन आर्मिटेज है। कौन है? साइमन आर्मिटेज है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये इन्होंने किसका जगह लिया है? तो ध्यान रखना इन्होंने जो है कैरोल एंड डफी का जगह लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कैरोल एंड डफी का जो टेन्योर था, वो था, ध्यान रखना, 2009 से लेके 2019 तक। और इसके बाद जो है इस समय पोएट लॉरेट कौन है? साइमन आर्मिटेज है, ये आपको ध्यान में रखना है। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस अमंग द एसेस्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ड्रीम चिल्ड्रन इनकी वन ऑफ द नोटेबल वर्क है। और फ्रांसिस बेकन को जो है एफोरिस्टिक एसेस के लिए फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने 106 एसेस लिखे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फादर ऑफ एसे किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना फादर ऑफ एसे मोंटेग्ने को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मोंटेग्ने को फादर ऑफ एसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। और प्रिंस अमंग द एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब को कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैंटो क्या है? अ रेसिटेबल सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोएम को हम क्या बोलते हैं? कैंटो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो एपिक में एटलीस्ट कितने कैंटोस होने चाहिए? तो 12 कैंटोस होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लैंड? तो ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किए हैं अर्ल ऑफ सरी, ये आपको ध्यान में रखना है। इनको हेनरी हॉवर्ड भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेनरी हॉवर्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे एलजी, सोनेट और ओटावा रहना। ये जो है इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ध्यान रखना कि इंग्लैंड में थॉमस बेट ने इंट्रोड्यूस किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एडमंड स्पेंसर देखो, इनको जो है एलिगोरिकल पोएम फेयरी क्वीन के लिए जाना जाता है। और ये जो है 6 बुक में लिखी गई एक एलिगोरिकल पोएम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, ठीक है, बार-बार चोरी करने की आदत या बीमारी को हम क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। निमोनिया एक लंग डिजीज होती है, इसमें पेशेंट को श्वास लेने की दिक्कत होती है, ये आपको याद रखना है। इंसोम्निया देखो इन का मतलब होता है विदाउट और सोमनस का मतलब होगा स्लीप। तो विदाउट स्लीप यानी इन स्लीपलेसनेस, तो ध्यान रखना इंसोम्निया को बोलेंगे स्लीपलेसनेस या अनिद्रा, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में इसको कहेंगे अनिद्रा। इगोमेनिया ये ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति सिर्फ स्वयं के बारे में बहुत ज्यादा रुचि लेता है, उसको हम कहते हैं ईगोमेनिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे द न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड पीपल मेड अ बी लाइन टू परचेज इट। तो मेड अ बी लाइन के लिए आपको करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो करेक्ट वर्ड होगा, ध्यान रखना, रस्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। रस का मतलब होता है बहुत तेजी से चलना या बहुत तेजी से कोई काम करना। तो रस जो है यहाँ पे मेड बी लाइन के लिए यूज हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। Which of the following is the series of 3 novels? तो देखो सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स को हम कहते हैं ट्रायोलॉजी, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो है ट्रायोलॉजी का जो एग्जाम्पल है वो है फॉरसाइट सागा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जॉन गासवर्दी के द्वारा लिखी गई ट्रायोलॉजी है। जॉन गासवर्दी जो है 3 ट्रायोलॉजी लिखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो तीनों ट्रायोलॉजी आपको याद होना चाहिए। पहला है फॉरसाइट सागा और दूसरा जो है मॉडर्न कॉमेडी।
तीसरा जो इनकी ट्रायोलॉजी वो है एंड ऑफ द चैप्टर। है। और ये देखो फार साइड सागा ये एज अ ट्रायोलॉजी कब पब्लिश होती है तो 1922 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मॉडर्न कॉमेडी ये ट्रायोलॉजी कब पब्लिश होती है तो ध्यान रखना, ये 1928 में। और इसके अलावा जो है एंड ऑफ द चैप्टर ये पब्लिश होती है 1933 में, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि ऑप्शन में ये तीनों की तीनों ट्रायोलॉजी दे देगा और इसके साथ कोई एक जो है नॉवल दे देगा, पूछा जाएगा इसमें कौन ट्रायोलॉजी नहीं है। देखो आपको तीनों ट्रायोलॉजी याद होना बहुत जरूरी है, इससे जो है कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा देखो फॉरसाइट सागा में 3 नॉवेल हैं और 2 इंटरल्यूड हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 3 नॉवेल्स हैं, मैन ऑफ द प्रॉपर्टी, इन चांसरी और टू लेट, और 2 इंटरल्यूड इसमें हैं, इंडियन समर ऑफ फारसाइट सागा और अवेकनिंग। ऐसे ही जो है मॉडर्न कॉमेडी में 3 नॉवेल्स हैं, व्हाइट मंकी, सिल्वर स्पून, स्वान सॉन्ग, और इसके अलावा 2 इसमें इंटरल्यूड है, वो ध्यान रखना, साइलेंट मूविंग पासेस बाय। और एंड ऑफ द चैप्टर में ओनली इसमें 3 नॉवेल्स हैं। देखो मेड इन वेटिंग, ओवर द रिवर, और इसके अलावा जो है इन द वाइल्डरनेस, ये 3 इसमें जो है नॉवेल्स हैं एंड ऑफ द चैप्टर में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको याद रखना है। सिल्वर स्पून, मेड इन वेटिंग, इन चांसरी, ये सब इंडिविजुअल नॉवेल्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है ट्रायोलॉजी जो है ऑप्शन ए है फॉरसाइट सागा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आफ्टर हूम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। रॉबर्ट सऊदी के बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। रॉबर्ट सऊदी जो है 1813 से लेकर के 1843 तक पोएट लॉरेट थे, ये आपको ध्यान में रखना है। रॉबर्ट सऊदी की डेथ के बाद 1843 में रॉबर्ट सऊदी की डेथ होती है, इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बनते हैं और ये 1850 तक पोएट लॉरेट बने रहते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना है, इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएट लॉरेट बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी होता है तो वो रॉबर्ट ब्राउनिंग होते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कह के क्रिटिसाइज भी किया है। बाद में जो है लॉस्ट लीडर टाइटल से जो है पोएम भी पब्लिश होती है 1845 में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, बेबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, तो देखो अल्फाबेट में हम एस का यूज नहीं करते, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, क्योंकि बी पार्ट में मिस्टेक है इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अल्फाबेट से एस हटाना पड़ेगा। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। यहाँ पे देखो अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ, ये जो कंस्ट्रक्शन है ध्यान रखना, ये नाउन ऑफ नाउन का है, नाउन ऑफ नाउन का है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बाद में ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। नाउन ऑफ, ये देखो नाउन है तो यहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, बी पार्ट में मिस्टेक है इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही जैसे मैं बोलूँ अ बुक ऑफ राम इज मिसिंग, तो यहाँ पे जो है राम में एपोस्ट्रोफी एस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अ नाउन ऑफ नाउन का ये भी केस है। तो इसमें देखो ये रूल होता है कि जब अ नाउन ऑफ नाउन का जो है कंस्ट्रक्शन रहता है तो हम ऑफ वाले नाउन के बाद जो है नाउन में जो है एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है बी पार्ट में मिस्टेक था इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इनवाइटेड, तो देखो अनलेस एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। अनलेस और इसके साथ अनटिल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनलेस और अनटिल ये दो ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये अपने साथ जो है नॉट नहीं लेते क्योंकि ये खुद ही दोनों नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट का जो यूज हुआ है वो सुपरफ्लुअस है। ऑप्शन यहाँ पे देखो सी करेक्ट होगा क्योंकि सी पार्ट में मिस्टेक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है although these buildings are in need of repair there have been much improvement in their appearance, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है, तो देखो सी पार्ट में मिस्टेक है। देयर के बाद जो है आपको याद रखना है, देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है, देयर के बाद आने वाले
नाउन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैव ना होकर के हैज का यूज होगा। सी पार्ट में मिस्टेक है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट ग्रामर का रूल है, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट डज मीन हमासिया? हमासिया का मतलब बताना है, तो ये इसका मतलब होगा ट्रेजिक एरर, या कई बार ऑप्शन में ट्रेजिक फ्लॉ भी देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। या इस कई बार जो है एरर इन जजमेंट भी देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एरर इन जजमेंट। इसके अलावा देखो कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कैथारसिस। कैथारसिस जो है इसका मतलब होता है परगेशन ऑफ इमोशन थ्रू पीटी एंड फियर, ये आपको ध्यान में रखना है। और कैथारसिस ये किससे रिलेटेड है? ट्रेजेडी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ड है पेरिपीडिया। पेरिपीडिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ये गुड टू बैड या बैड टू गुड दोनों हो सकती है, ये आपको याद रखना है। एक वर्ड और है एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस इसका मतलब होता है रिकॉग्निशन। देखो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आपको बहुत सारे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को भी मिला होगा। इस तरह के वीडियोस मेरे कंटिन्यू अपलोड होते रहते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।